हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम के एग्जाम्स के अंदर जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिलेबस है वो किस तरीके से है। तो देखिए बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम इन दोनों ही देखिए कोर्सेज को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। और देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर उनके ऊपर बेस्ड देखिए आपका सिलेबस है एक बार। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अपने आप को एनरोल कर रखा है वहाँ से जो भी आपको देखिए स्टडी मटेरियल मिलता है, किताबें मिलती हैं, उससे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मोटी मोटी देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं। और देखिए जीएसटी या मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप पहली बार पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की तो आपने देखिए कहीं ना कहीं 11th और 12th क्लास के अंदर उसे पढ़ा होता है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हुए आते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप अपने स्कूल लेवल पर पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली देखिए बीकॉम के अंदर आ रहे हैं वो जीएसटी या मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार पढ़ते हैं। तो क्या इनका सिलेबस है और किस तरीके से आप अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन हाँ अगर आप इसके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा देखिए मज़ा भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें पढ़ने को मिलती हैं। पहला है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा है आपका कस्टम लॉ। ये दोनों ही एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। दो तरीके के टैक्स होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये आपके देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। बात करूं अगर देखिए आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखती हैं इस सिलेबस को पढ़ाने से पहले, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस कोर्स को देखिए जब प्रिपेयर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि हाँ हमारा देखिए जो एग्जामिनेशन का लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो यहां पर देखिए यूनिवर्सिटीज का क्लियरली ये फंडा है कि हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं उन प्रिंसिपल्स की, उन प्रोविजंस की जो जीएसटी के अंदर और कस्टम लॉ के अंदर है। मतलब क्या वो प्रोविजन है, कब जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है, कब कस्टम लॉ एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये इस तरीके की नॉलेज है ताकि आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। और जब हम कहते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए यूनिवर्सिटीज आपसे वर्किंग नॉलेज यहां पर रिक्वायर्ड करती हैं कि आपकी वर्किंग नॉलेज क्या है। मतलब आप इन लॉस को पढ़ने के बाद अगर फील्ड में काम करने जाएं प्रैक्टिकली वर्ल्ड में तो आप कर सकें। इस तरीके की आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज यहां पर होनी चाहिए। देखिए एक होती है एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज, वहां पर एक्सपर्ट चीजें पूछी जाती हैं, एडवांस लेवल की चीजें पूछी जाती हैं। और यहां पर आपसे वर्किंग नॉलेज की बात की जा रही है, इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे सर, आप देखिए समझ पाएंगे किस तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, कस्टम एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप समझ पाएंगे। किस तरीके से देखिए यहां पर मीनिंग है जीएसटी के अंदर सप्लाई का क्या है, किस तरीके से इंटरस्टेट सप्लाई होती है, इंट्रास्टेट सप्लाई होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, किस तरीके से सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका क्या होता है, चार्ज अंडर जीएसटी क्या होता है, इसमें रिवर्स चार्ज क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखिए पता लगेंगी, समझ पाओगे आप इस कोर्स को पूरा पढ़ने के बाद। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर और देखते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो देखिए आपके कोर्स को 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। और इसके अंदर अलग अलग देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स और टॉपिक्स कवर किए गए। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं यूनिट 1 की, तो यहां पर इंट्रोडक्शन की बात की जाती है। और इसके अंदर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक रूपरेखा क्या रही हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें किस तरीके से काम करती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। जीएसटी से पहले जो आपका वैट था उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर किस तरीके से चीजें होती थी, क्या उस पुराने लॉ के अंदर कमियां थी, डिफेक्ट्स थी जिसको गवर्नमेंट खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ये आप थ्योरी बेसिस पे पढ़ोगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ जीएसटी के अंदर सर क्या स्ट्रक्चर रहता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये क्या होता है ये आप पढ़ने वाले हो। जीएसटी काउंसिल क्या होती है ये आप यहां पर पढ़ोगे। ठीक है जी, जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क आपका देखिए एक सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ देखिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए रेवेन्यू लॉस से, क्योंकि नया लॉ इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, पुराना लॉ गवर्नमेंट खत्म कर रही थी तो रेवेन्यू का लॉस होता। तो इस रेवेन्यू के लॉस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, ये बातें देखिए आप अपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सर यूनिट 2 की, तो यहां पर आप पढ़ने वाले हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, और इस यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब है कि कब हम कहेंगे जीएसटी के अंदर सप्लाई हुई है।
ठीक है जी, चाहे वो गुड्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हो, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकती है। इसके बाद अगला आप चैप्टर पढ़ोगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? देखिए जो जीएसटी है हमारा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, राज्य में कंजम्पशन होगी, उस स्टेट का रेवेन्यू होता है। तो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जैसे कि भाई दो व्यक्तियों ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि सर आप हमें सप्लाई करोगे, इसके लिए हम आपको पेमेंट करेंगे, कुछ एडवांस में पेमेंट की गई, फिर व्यक्ति ने सप्लाई करी जिसके लिए फाइनल पेमेंट कुछ दिन के बाद हुई, तो किस टाइम पे हम कहेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई है? क्योंकि जब आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लोगे तभी आप जीएसटी चार्ज कर पाओगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई आप चैप्टर पढ़ने वाले हो। इसके बाद अगला आता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन की जाती है किसी पर्टिकुलर सप्लाई की जीएसटी के अंदर। तो सेक्शन 15 है इसके ऊपर सर, वो पूरा बात करता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई पे। सेक्शन 12, सेक्शन 13 है। 12 आपका गुड्स के रिस्पेक्ट में, 13 आपका सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। इसके साथ साथ टैक्सेशन ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये आपका देखिए एक टॉपिक है जो आप पढ़ने वाले हो। बात करें अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो है आपका एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। मतलब देखिए गवर्नमेंट ने बताया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है। इनकम टैक्स में भी आपने एग्जेम्पशन वर्ड सुना होगा, तो उसी तरीके से यहां पर बताई गई है कि कौन सी वो सप्लाईज हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ आपकी एक चीज आती है कॉम्पोजिशन स्कीम। स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं उनको देखिए कंप्लायंस के बर्डन से आजादी देने के लिए, थोड़ा सा कंप्लायंस का बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है जी, तो ये क्या होती है कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन लेता है, कैसे लेता है, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लायंस का बर्डन कैसे कम होता है, ये सारी बातें आप यहां पर पढ़ने वाले हो। इसके बाद सर सेक्शन 8 आता है आपका, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो सप्लाई होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होती है मिक्स्ड सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई कब कही जाती है? सर जब दो चीजें आपस में नेचुरली जुड़ी हुई हो, उनको अलग नहीं किया जा सकता, और अगर हम अलग करते हैं तो हमारी सप्लाई इफेक्ट कर जाएगी, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होती है। इसी तरीके से मिक्स्ड सप्लाई होती है। तो मिक्स सप्लाई का क्या मतलब होता है? जब दो चीजें आपस में नेचुरली बंडल नहीं होती हैं। तो ये आप सेक्शन 8 के अंदर देखिए यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। बात करूं अगर मैं यूनिट 3 की, तो सर यहां पर आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करूं अगर, तो सीजीएसटी एक्ट में देखिए सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 19 है, जो कि आप यहां पर पढ़ने वाले हो। तो एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, मतलब आप कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? जब एक रजिस्टर्ड पर्सन सामान खरीदता है तो वो देखिए टैक्स पे करता है, और आगे उस सामान को यूज करके कुछ सप्लाई प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो टैक्स उसने पीछे पे किया था वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। लेकिन क्रेडिट बनने से पहले आपको सेक्शन 16 के अंदर की कुछ कंडीशन है देखनी पड़ेगी, सेक्शन 17 के ऊपर कुछ कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी। सेक्शन 17 बात करता है ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर कि कहां पर आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कैपिटल गुड्स आपने परचेज करे हैं, सेल करे हैं, इनके ऊपर आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे देखिए यूनिट 3 में। इसके साथ साथ अगर देखिए आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहां पर किस तरीके से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करोगे। जैसे कि कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं था, अब उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो ये पहली कंडीशन होती है आईटीसी क्लेम करने की कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो वो आप यहां पर पढ़ोगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिफंड किस तरीके से होते हैं, ये आप यहां पर पढ़ने वाले हो। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ोगे। सेक्शन 51, 52 के अंदर देखिए जीएसटी में जिस तरीके से इनकम टैक्स में आपने टीडीएस और टीसीएस पढ़ा, यहां पर होता है। चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर होता है आपका एक, जिसके अंदर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये आप यहां पर पढ़ने वाले हो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। एक पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है आगे सेल करता है और अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और ये टैक्स आगे सरकार को पे कर देता है। तो जिस व्यक्ति ने सामान बेचा, जब वही व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करके अपने कस्टमर से सरकार को पे करता है तो हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा, जब वो आगे सरकार को टैक्स पे करता है तो हम कहते हैं कि ये रिवर्स चार्ज का केस है। तो इस तरीके से रिवर्स चार्ज कब लगता है, कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शन से जो रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं, ये आप यहां पर पढ़ने वाले हो। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है जॉब वर्क का, तो ये आप पढ़ने वाले हो। तो ये थी आपकी यूनिट 3 जो कि आप पढ़ोगे। इसके बाद सर अगली आती है आपकी यूनिट 4।
इसके अंदर क्या बात बताई गई है, इसके अंदर प्रोसीजर्स और कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिया जाता है, कौन लेता है, कब लेता है, क्यों लेता है, ये सारी बातें हैं, किनको नहीं लेना है। टैक्स इनवॉइस किस तरीके से इशू किया जाएगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये एक आपके देखिए सप्लीमेंट्री इनवॉइस होते हैं, ठीक है जी, इनका क्या इंपैक्ट होता है टैक्स इनवॉइस के ऊपर, ये आप पढ़ने वाले हो, ये क्या होते हैं। जीएसटी में रिटर्न्स किस तरीके से फाइल की जाती हैं, ये आप यहां पढ़ोगे यूनिट 4 के अंदर। इसके साथ साथ ऑडिट इन जीएसटी, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, किस तरीके से आप खुद असेसमेंट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, यहां पर है। समरी और स्क्रूटनी, जब गवर्नमेंट देखिए करती है तो वो यहां पर किस तरीके से होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जीएसटी के अंदर, इनके ऊपर किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी देखिए रेस की जाती है, यहां पर आप पढ़ने वाले हो। एंटी प्रॉफिटेरिंग काफी इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है। एंटी प्रॉफिटेरिंग अगर कोई पर्सन करता हुआ पाया जाता है तो देखिए जीएसटी के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी है, किस तरीके से वो होंगी, ये सारी चीजें आप यहां पर देखोगे। अवॉइडेंस ऑफ ड्यूल कंट्रोल, ड्यूल टैक्सेशन को किस तरीके से अवॉइड करता है, ये सारी बातें आप यहां पर पढ़ोगे। इसके बाद ईवे बिल्स क्या होते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज क्या होती हैं, और अपील्स किस तरीके से की जाती हैं जीएसटी के अंदर, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ये है आपकी जो बीकॉम ऑनर्स के अंदर पूछी जाती हैं। और अगर मैं यहां से देखिए ईवे बिल से लेकर ये अपील्स तक के इतने टॉपिक्स को हटा दूं, ठीक है जी, तो हमारा ये सेम बीकॉम का कोर्स बन जाता है। मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एज इट इज आपकी बीकॉम के अंदर है। सिर्फ ये देखिए पॉइंट नंबर 11 से लेकर आपका पॉइंट नंबर 14 तक बीकॉम प्रोग्राम के अंदर नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में है, ठीक जी। इसके बाद जो यूनिट 5 है ये बिल्कुल सेम है ऑनर्स वालों के लिए भी और प्रोग्राम वालों के लिए, ठीक है जी। सिर्फ जो मैंने आपको ये 4 टॉपिक्स बताए हैं ये नहीं है बीकॉम प्रोग्राम के अंदर। सर जो यूनिट 5 है आपकी ये डील करती है कस्टम लॉ से, मतलब जीएसटी आपका पूरा यहां पर हो जाता है। कस्टम के अंदर सर बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए कि कस्टम लॉ क्या है, किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से यहां पर काम किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, ठीक है जी। टेरिटोरियल वाटर्स का क्या मतलब होता है, हाई सीज का मतलब क्या होता है, कितने तरीके की कस्टम ड्यूटीज हैं जो कि पे की जाती है कस्टम एक्ट के अंदर, ठीक है, किस तरीके से वैल्यूएशन होती है यहां पर और फिर उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, ये आप पढ़ने वाले हो। इसके साथ साथ बैगेज रूल्स और एग्जेम्पशंस, जिस तरीके से आपने ऊपर देखा जीएसटी में एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की जाती हैं, यहां पर भी दी जाती हैं, तो वो कब लगेंगी, तो ये सारी चीजें देखिए आपके सिलेबस के अंदर हैं, मतलब आप इन सब को पढ़ने वाले हो। और बिलीव मी ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में और आपकी नॉलेज इनहांस होगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए टाइम टू टाइम देखिए हमारा जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है या जितने भी लॉज हैं इनके अंदर गवर्नमेंट चेंजेस करती है जो अमेंडमेंट्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, चेंजेस। तो आप देखिए इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे कि रिस्पेक्टिव जितने भी आपने लॉ देख रहे हैं इनके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट आ रही है तो वो भी आपको पढ़नी होगी। कोई चेंज हो जाता है अगर कि भाई पहले कहीं पर लिमिट 10 करोड़ रुपए थी, अब गवर्नमेंट ने 5 करोड़ कर दी है, तो ये चीजें जो हैं ये भी साथ साथ आपको देखनी होती हैं। तो अमेंडमेंट्स का भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे और उनको ध्यान रखते हुए ही अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो देखिए मैंने आपके साथ यहां पर पूरा डिस्कशन किया कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए। जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए वो सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के अंदर नहीं है, बाकी देखिए ऑनर्स और प्रोग्राम के अंदर सिलेबस बिल्कुल आपका सेम रहता है। तो होपफुली आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या आपका सिलेबस है और किस तरीके से आप इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आप आकर पढ़ सकते हैं इन कोर्सेज को परचेस कर, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास का था। इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।